नमस्कार, मेट्रो सिटी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर नमन किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे लिखा कि उन्होंने मातृभूमि की सेवा के प्रति सदैव प्रेरित किया, गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट हम आपको सीएम मनोहर लाल का दिखा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सीएम ने आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट भी हम आपको सीएम मनोहर लाल का दिखा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सीएम का नमन। पुण्यतिथि पर सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। तो फरीदाबाद के धोज गांव में मामूली सी बात पर देवरों ने मिलकर भाभी को पीट दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले पर जानकारी देते हुए भाभी ने ननद को किसी से फोन पर बात करते देख लिया था, जिसके बाद देवरों से शिकायत की तो देवरों ने भाभी को ही लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट डाला। फिलहाल इलाज के लिए पीड़िता को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। देवरों ने मिलकर भाभी को लाठी डंडों से पीटा है। बताया जा रहा है कि नंद ने भाभी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लिया था और इसकी शिकायत जब उसने अपने भाइयों से की तो देवरों ने भाभी को मिलकर पीट डाला। फिलहाल पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला आपको फरीदाबाद से बता रही हैं। पीड़िता को काफी चोटें भी आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आदत अरे एक सासू थी, चारों ने खूब मारी। सासू ने भी उसको उनके साथ बाल पकड़ी राखे नू करके बेटा ने खूब मारी। फिर डंडे वंडे ईंट वीट मारी है। डंडे खूब मारे, कमर में मारी, लाठी पीछे लो। तो फरीदाबाद में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, जहां खाने पीने से के लिए अलग से स्टॉल भी लगाई गई है। बता दें आपको कि हरियाणा सरकार की तरफ से मोटे अनाज को लेकर प्रमोट करने की बात भी कही गई है। फूड कोर्ट में मोटे अनाज के काफी तरह के व्यंजन स्टोर पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसका लोग आनंद भी उठा रहे हैं। और इसी पर हमारे संवाददाता अजय प्रकाश भाटी ने स्टॉल मालिक और उन व्यंजनों का लुफ्त उठाने वाले लोगों से खास बातचीत की है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक फूड कोर्ट जो कि खाने की दुकानें होती हैं, खाने पीने की सामग्री यहाँ पे मिलती है। तो सरकार जो है अब की बार जो मोटा अनाज है उसको प्रमोट करने की बात भी कह रही है। जैसे हम बता दें आपको, मोटे अनाज में जैसे मक्के की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, या फिर और जो मोटे जो पुरानी जो फसलें हैं, जैसे मक्के बाजरे की रोटी है, या फिर जो पुराना जो खान पीन है उसकी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। आपकी बार आपके यहाँ पे जो लोग बाग हैं इस चीज़ का यहाँ पे मतलब एक खाने का जो है खाने का आनंद भी ले पा रहे हैं। तो इस यहाँ पे जो स्टॉल हैं, यहाँ पे देखो मटकों के अंदर कड़ी है, या फिर कड़ी है, या फिर रायते की बात की जाए, या मक्के की रोटी की बात की जाए, और भी इन्होंने मोटे जो नाज है, मोटे नाज को लेकर के काफी तरीके के व्यंजन आइटम जो हैं वो तैयार कर रखे हैं। तो एक बार इनसे जानते हैं कि मोटे नाज को लेकर जो सरकार प्रमोट कर रही है, तो इन्होंने क्या क्या आइटम है, जो क्या क्या व्यंजन है जो इन्होंने तैयार किए हुए हैं मोटे नाज को लेकर। एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुमन जी, मोटे नाज को लेकर सरकार ने प्रमोट किया है, तो मोटे नाज में आपने क्या क्या किस तरीके के आइटम हैं जो कि आपने तैयार किए हैं अपनी स्टॉल पे?
हमारे पास लड्डू है बाजरे के आटे के, और हमारे पास मठरिया है, नमकीन है और चकली है, और हमारे पास क्या बोलता है चूरमा है और खिचड़ी है और बाजरे की रबड़ी है और रोटी है। कितने लोग इस चीज को पसंद कर पा रहे हैं सूरजकुंड मेले में? कितने लोग ये तो गिनती में नहीं है, लेकिन बाकी काफी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो खाते हैं वही ये दोबारा आते हैं। तो आपकी स्टॉल की अगर बात की जाए तो कितने तरह के व्यंजन आपने तैयार कर रखे हैं? कितने मोटे आइटम हैं जो कि आपने अपनी स्टॉल पे लगाए हुए हैं? हमने क्या सामान है आपकी दुकान? हमारे पास तो बाजरे का है और नमकीन है और मटरिया है और सुहालिया है और रबड़ी है और खिचड़ी है और खाटे का साग है बाजरे और की अगर रोटियां। बात करें, बाजरे की आपने रोटियां हैं और भी सामान बाजरे हाँ की जी। मक्के की बना रखी है, तो इससे नहीं। आने वाले समय में क्या क्या फायदा होगा? मतलब इस चीज को किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? इस तरीके से देख पा रहे हैं कि इससे बीपी डाउन नहीं होता और पानी की कमी पूर्ति करता है, क्योंकि ये सूखा अनाज है। तो इसको खाने से है ना पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और ये मक्खन के साथ हम खिलाते हैं। मक्खन खाएंगे तो शरीर में अपने आप ही ताकत आ जाएगी। पुराने खान पीन की बात की जाए तो पुराने खान पीन में छाछ और जो मक्खन है या फिर लौनी की बात की जाए, छाछ चलती थी, उसमें से लौनी निकलता था, तो उसका बाजरे की रोटी है या मक्के की रोटी है उसके साथ इस्तेमाल करते थे। उसी चीज को लेकर सरकार प्रमोट भी कर रही है। तो आपने उस तरीके का सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगाई हुई है, तो उस चीज को आप जैसे जो आज के समय में जो लोग बाग हैं वो चावल का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं, चावल खाते हैं, तो इस चीज को आप किस तरीके से चावल बाजरे की जो रोटियां वो ज्यादा खानी चाहिए, चावल को किस तरीके से देखते हैं? सर बाजरा ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा होगा? फायदा तो उससे ये होगा कि पहले के लोग जो बाजरा खाते थे वे लोग कम से कम 100 या 110 साल तक जीते थे, और आजकल के 50 या 55 साल तक खत्म हो जाती है कहानी। इसमें हर चीज की प्रॉब्लम पूरी हो जाती है। बाजरा खाते हैं, ये एक ताकतवर अनाज है, क्योंकि घी और लस्सी और खट्टे का साग ये सब एकदम सिंपल है, और पेट के अंदर गैस वगैरह नहीं बनती बाजरे से। और भी जान लेते हैं एक बार, और भी यहाँ पे हैं, एक बार इस भाई से जान लेते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? कुलदीप नाम मेरा। संदीप भाई, जो मोटा नाज है, मोटा जो नाज है उसकी बात सरकार प्रमोट करने के लिए कह रही है, तो मोटे नाज को और जो चावल है, जो आज का खान पीन है, फास्ट फूड की बात करें या खान पीन की बात करें और पुराने खान पीन की अगर बात करें, तो किस तरीके से आप अपने एक युवा हैं आप, तो किस तरीके से इन दोनों में अंतर देख पाते हैं? देखो, सबसे पहले तो आजकल का खान पीन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, और दूसरी बात है कि ये ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरा हरियाणा में। इसलिए हमने सबसे यूनिक तरीके से अपने खाने पीने का बनाया हुआ है। सब बाजरे का है, लड्डू है, मटर है, चूरमा है, सब बाजरे का देसी घी का प्योर बनाया हुआ है। साफ तौर से दुकानदार हैं स्टॉल पे, ये दुकानदार हैं, इन्होंने जो मोटा नाज है उसको लेकर प्रमोट सरकार भी कर रही है, तो उसी तरीके से इन्होंने नाज की बात की जाए तो जो बाजरे की रोटी है, या फिर देखो यहाँ पे जो लोग बाग बैठे हुए हैं वो भी काफी आनंद ले पा रहे हैं कढ़ी का, और मोटे नाज की अगर बात करें तो एक बार इनसे भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है? ये नहीं बोल पा रहे, एक बार इनसे भाई साहब से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, ये जो मोटे नाज को लेकर के सरकार प्रमोट कर रही है कि बाजरे की और मक्के की जो रोटी हैं वो काफी पुराने टाइम में मतलब काफी लोग बाग खाते थे, उनसे सेहत भी तंदुरुस्त रहती थी, उसी चीज को लेकर सूरजकुंड में कुछ स्टॉलें लगी हुई हैं, तो उस चीज को आज के खान पीन को और पुराने खान पीन को किस तरीके से देख पाते हैं? ऑब्वियसली पुराना खाना पीना जो अच्छा था, आजकल तो फास्ट फूड हो गया, तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि चावल की जो खेती है उसमें पानी की जो मात्रा है वो काफी तादाद में देनी पड़ती है, और बाजरे और मक्के की बात की जाए तो उसमें 1 या 2 पानी में फसल तैयार हो जाती है, तो उसको लेकर सरकार भी प्रमोट कर रही है, तो उस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है, वो सरकार के लिए भी अच्छा है और हमारे अपने सबके लिए अच्छा है। देखो, साफ तौर से जो यहाँ पे स्टॉल पे जो पहुंचे थे मोटे नाज की अगर बात की जाए तो सब चीज का इन्होंने आनंद भी लिया, और साफ तौर से मैं एक बात बता दूं आपको कि जो चावल की जो खेती है उसमें 5 या 6 पानी देने पड़ते हैं, उसमें पानी की जो मात्रा है काफी तादाद में देनी पड़ती है। उसी चीज को लेकर सरकार ने जो है मोटे नाज को लेकर प्रमोट करने की बात की है। मोटे नाज की अगर बात की जाए तो पुराने टाइम में जो अगर मक्के की या बाजरे की बात की जाए तो इस चीज की जो बड़े बूढ़े लोग थे या पुराने जो लोग बाग थे उसको घी के साथ में, छाछ के साथ में काफी आनंदित होकर खाते थे। तो आज की बात की जाए तो आज के समय में जो फास्ट फूड है वो काफी मात्रा में उभर कर सामने आ रहा है, और उसी चीज को रोक करने के लिए सरकार मोटे नाज को प्रमोट कर रही है, और उसी चीज का एक नजारा सूरजकुंड मेले में भी देखने को मिला। सूरजकुंड मेले की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हर खबर के माध्यम से। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी।
तो सूरजकुंड मेले में अपना घर में रखे हुक्का लोगों की सेल्फी और मन को लुभाने का काम कर रहा है। बता दें कि अपना घर में हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया है और पगड़ी के साथ साथ हरियाणा के पुराने कल्चर को भी दिखाया गया। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी ने हरियाणवी संस्कृति अपना घर के लोगों से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट में। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जो हम सूरजकुंड मेले के अलग अलग संस्कृति के बारे में जो देश विदेश हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति को हम दिखा रहे हैं हर खबर के माध्यम से। उसी में हरियाणवी एक संस्कृति है, हरियाणवी यहाँ पे हुक्के हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे वो हुक्कों का इस्तेमाल करते थे। उसी में विरासत हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, ये अपना घर जो है ये अपने आप में एक दृश्य बना हुआ है। इसमें यहाँ पे जो ये बड़े बड़े हुक्के हैं जो बुजुर्ग थे वो हुक्कों का इस्तेमाल करते थे, उसी को लेकर जो लोग बाग हैं यहाँ पे हुक्कों के साथ में सेल्फी लेने का भी काम कर रहे हैं। और हरियाणवी संस्कृति के बारे में इनसे एक बार जान लेते हैं कि हरियाणवी संस्कृति के बारे में जो युवाएं हैं वो जानते हैं उनके बारे में, पुरानी जो प्रथाएं हैं उनके बारे में जानते हैं, या फिर सेल्फी लेने के साथ साथ अपना एंजॉयमेंट में ही लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू सेंगर है। टिंकू सेंगर जी, हरियाणवी संस्कृति की बात की जाए तो पुराने समय में ये हुक्के बड़े बड़े होते थे, बुजुर्ग जो थे अपने चौपाल पे हुक्कों के साथ में कुछ चर्चाएं भी करते थे। उसको लेकर क्या आप युवा पीढ़ी है, आप क्या जानते हैं उनके बारे में? हमारे यहाँ पर हुक्का का बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो भी पंचायतें कहीं भी होती थी, 4 लोग समाज के जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर हुक्का को ही रखा जाता है। इसको हमारे हरियाणा की आन व शान माना जाता है। और भी यहाँ पे देखो ये सेल्फी लेने का जो काम है, हुक्के के साथ में सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं, इनसे भी एक बार जान लें। क्या नाम है जी मैडम? मैना जाकर जी, हरियाणवी जो संस्कृति है उसमें हुक्के का शुरू से ही इस्तेमाल होता है, हुक्के के बारे में। और ये एक सूरजकुंड मेले में अपना घर जो है हरियाणवी संस्कृति को दर्शा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, हरियाणा की संस्कृति को देख के यहाँ जानकर आगे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मतलब आज के जमाने में कहाँ ये सब चीजें हैं, पहले के जमाने में बहुत हुआ करती थी। बहुत अच्छा लग रहा है। और भी यहाँ पे देखो पगड़ी बांधने का जो हरियाणवी संस्कृति में जो पगड़ी का जो एक इस्तेमाल है, ये हुक्का है, मैं आपको दिखा दूंगा। हुक्का ये काफी बड़ा हुक्का है। एक दूसरी तरफ भी एक और भी हुक्का है। इसमें देखो आप देख पाएंगे क्लियर साफ तौर से एक हुक्का है और उसके ऊपर जो चिलम होती है, चिलमों को किस तरीके से दर्शाया गया है, कितनी सारी चिलमें इसमें एक हरियाणवी संस्कृति में जो ये हुक्का रखा हुआ है, एक अपने आप में दृश्य बना हुआ है। इसके साथ में सेल्फी लेने का भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पगड़ी बांधने का जो हरियाणवी संस्कृति है उसमें पगड़ी को प्रथम प्रथा दी जाती है। पगड़ी बांध कर जो अतिथि होते हैं उनका भी एक गौरव बढ़ाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है पगड़ी बांध कर। तो हरियाणवी संस्कृति के उससे पगड़ी बांधने का जो काम है ये लोग कर रहे हैं। तो इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि पगड़ी की क्या अपनी प्रथा होती है, पगड़ी को किस तरीके से बांधते हैं। ये क्या नाम है जी आपका? राम राम जी। पहले मैं हर न्यूज वालों को धन्यवाद करता हूँ जो हमारी पगड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। जी मेरा नाम अनूप पगड़ी वाला है। अनूप पगड़ी जी, एक बात बताएं, हरियाणवी संस्कृति में पगड़ी को सबसे प्रथम प्रथा की जाती है। कोई गेस्ट अगर रिश्तेदार भी अगर घर आता है तो उसको सिर पे पगड़ी बांधी जाती है, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल जी, देखो हरियाणा में जब भी कोई चीफ गेस्ट या कोई भी आवा है तो उसका सबसे पहले पगड़ी नहीं खंडवा बोला जाता है। पगड़ी तो मतलब आप बोलते हो दूसरे तरीके से बोला जाता है, लेकिन हमारे जो रीति रिवाज है, जो परंपरा चलती आ रही है, इसको विलुप्त होता जा रही है। हम चाहते हैं कि इसको जितना हो सके उतना बढ़ावा दे, लोगों को बताए कि हरियाणवी खंडवा किस तरह बांधा जाओ है, किस तरह के इसकी क्वालिटी है, के कुछ चीज हो या, क्योंकि घर में जो बड़ा आदमी हो ना उसके ऊपर या पगड़ी खंडवा बांधा जाया करे। लेकिन आजकल तो परंपरा चल रही है भाई, फैशन का तौर पर चल दे आ रहे हैं लोग। और भी एक बार इसमें घर में अंदर चलते हैं, इसमें हरियाणवी संस्कृति के बारे में और एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हरियाणवी संस्कृति को दर्शाते हुए जो अपना घर है इसमें क्या क्या है। मैं बात करूं तो देखो पुराने समय में जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे या इनको एक बोइया बोलते थे, इनमें काफी तरह के सामान यहाँ पे जो पुरानी संस्कृति है उसको दर्शाने का काम यहाँ पे अपने घर में हो रहा है। एक बार इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरस्वती है जी। सरस्वती जी, यहाँ पे जो ये पीछे आपके जो ये बोइया टंगे हुए हैं, पुराने समय में इन बोइयों का इस्तेमाल रोटी रखने के लिए होता था, तो आज की संस्कृति में आज के समय में देखा जाए तो सारी लुप्त होती जा रही हैं। तो इनमें रोटी रखने का क्या फायदा होता था, और जो आज के जो स्टील के बर्तन है उनमें जो रोटी रखने के जो बर्तन आ रहे हैं उनमें रोटी रखने का किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को? इसमें रोटी रखे तो खराब नहीं होएगी, रोटी स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर है। तो डब्बे में आप रखेंगे तो पसीने में गल जाएगी, और थोड़ी सी देर रख जाएंगे तो बदबू आएगी रोटियों में। हरियाणवी संस्कृति में यहाँ अपने घर में और क्या क्या पुराने जो वो है इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज है कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज में इस्तेमाल करते थे इनको? ये बोइये पेपर मेस है, मुल्तानी मिट्टी और पेपर के बने हुए हैं।
और अंदर मेथी डाली हुई है, सूखा सामान डालते थे इनके अंदर भाई ताकि बदबू ना आए, मेथी इसलिए मिलाई जाती है। तो अभी बंद हो चुके, कोई ले जाता नहीं, ये प्लास्टिक और स्टील चल गया। इसको पीढ़ा बोलते थे इसको। ये आज के समय में जो लेडीज, पुराने टाइम में जो लेडीज होती थी, इस पे बैठ के वो आटा पीसने का काम भी करती थी, तो ये भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी चालू तो करें, कोई नहीं जाएंगे। तो हाथ की बनाई चीज महंगी ज्यादा है और प्लास्टिक की चलगी वो सस्ती है। सूरज कुंड मेले में कितने समय से आप यहाँ पे? 2013 से आ रही है। 2013 से। हाँ, ये भी कैसा लगता है आपको सूरज कुंड मेले में आकर? क्या लगता है? और भी यहाँ पे देखो सूरज कुंड मेले में बनाई हुई है, ये लड़कियों शादी में देते थे लड़कियों को, तो ये अभी बंद होगी। अभी 5-7 साल से दोबारा चलाई है मैंने। शादी में, जब लड़की की शादी होती तो उसमें प्रथा चलती, मतलब उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये फुलझड़ियाँ और गुड्डा गुड्डी और 2 बोइये दिए जाते थे। अभी कोई देता नहीं है, बनाता ही नहीं है, कोई देंगे कहाँ से? ये अपना घर है, हरियाणवी संस्कृति को जो दर्शाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो लोग बाग हैं, यहाँ पे लोग बाग पहुंचकर इनके साथ में सेल्फी लेने का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पुरानी संस्कृति, हरियाणवी जो पुरानी संस्कृति है, उसको दिखाने का ये लोग बागों को काम कर रहे हैं। हर खबर के माध्यम से मैं और भी सूरज कुंड मेले में आपको अलग अलग जो तस्वीरें हैं उनको हर खबर के माध्यम से दिखाऊंगा। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगली अहम खबर की, जो कि झज्जर से सामने आ रही है। झज्जर में बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताएंगे। बता दें कि झज्जर की अपराध शाखा पुलिस ने एक इनामी बदमाश सोमवीर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सोमवीर पर पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित कर रखा था और वो पिछले काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद अपराध शाखा पुलिस ने उसके गांव सासरोली से उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से एक दिन पहले पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 12 हथियार भी बरामद किए थे। उसमें से नवदीप, पंकज, योगेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी, जबकि उनका एक साथी सोमवीर फरार हो गया था। इस मामले में 4 अन्य आरोपी भी शामिल हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। अवैध हथियार रखने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि साजिश चल रही थी। जो खबरें सामने आ रही है, खबरें की माने तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर ये साजिश चल रही थी। फिलहाल अवैध हथियार आरोपी से बरामद किए गए हैं। पूरा मामला आपको झज्जर से बता रही है। झज्जर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर 5000 का इनामी बदमाश अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। साथ ही बता दें कि अभी 4 ऐसे और आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं और पुलिस इनके गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। पूरी खबर झज्जर से। उन नस्लों का जो संबंध था, एक गैंगस्टर प्रदीप कासनी को मारने का संबंध था, तो इसी में से एक आरोपी जिस पे हमने इनाम डिक्लेयर कराया था, जिसमें पहले चरखी दादरी से रिकॉर्ड से हमें 9 मुकदमे, इसके आपराधिक मुकदमे 9 चरखी दादरी के और 2 झज्जर के दर्ज हुए हैं। उनमें बंदे को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद में मालानहल में एक व्यापारी की दुकान पर गोली चलाने पर फिरौती मांगने वाली बात भी आई थी, जिस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। 4था आदमी गिरफ्तार हुआ और उसमें 3-4 लोगों की गिरफ्तारी अभी और बकाया है। पांच 5000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अवैध हथियार रखने का आरोप है। साथ ही बता दें कि पुलिस अभी और 4 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पूरा मामला झज्जर से। इन सभी आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित किया गया था। तो झज्जर की रहने वाली दिशा धनखड़ ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया है और उनकी इस उपलब्धि से उनके परिजनों के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि दिशा धनखड़ बहादुरगढ़ की एक अकेडमी में प्रैक्टिस किया करती थी और उन्होंने हाल ही में आयोजित हुई
खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अकेडमी पहुंचने पर सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है। सभी ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं हमारे परिवार का और अपने शहर का, और हरियाणा का नाम रोशन हुआ है और आगे भी आशा करते हैं कि काफ़ी कामयाबी मिलेगी। अब लगातार फील्ड्स में जाएंगे तो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। एक सिंगल गेम की बजाय हर गेम में हमारे बच्चे जाएंगे तो और अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। और मेरा मेडल ब्रॉन्ज मेडल आया है खेलो इंडिया में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? मुझे 3-3.5 साल हो गए खेलते हुए, और मतलब ये मेडल मेरे को जब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप? मैं बहादुरगढ़। अच्छा जी। आपने यही गेम क्यों चुना? बिकॉज मेरी मम्मी ने बोला, मुझे कोई शौक नहीं था शूटिंग का, बट उन्होंने फोर्स किया तो मैंने ज्वाइन कर दिया। तो नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार स्थित पांडवकालीन प्राचीन श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने कई साल पहले अवैध कब्जा कर 2 मंजिला मकान बना लिया था, जिसमें मंदिर का रास्ता बाधित हो गया था। बता दें कि मंदिर तक रास्ता नहीं होने के कारण मंदिर कमेटी के लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने इसकी पैमाइश भी कराई और जिसमें रास्ते पर कब्जा दिखाया गया। मंदिर को जाने वाला रास्ता करीब 11 फीट है। कब्जाधारियों ने 10 फीट रास्ते पर 2 मंजिला मकान बना रखा है और केवल 1 फीट रास्ता ही छोड़ रखा है, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने घर पर पीला पंदा चलाकर बुलडोजर से मकान को गिरा दिया है और साथ ही कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गीताराम को भी नियुक्त किया गया। पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। पुलिस ने पूरी उससे भीड़ को दर करके कब्जा हटवाया है, पर बाकी अपना बीडीओ साहब ने अब इन्होंने गांव के मौजूद आदमियों ने टाइम मांगा है सोमवार तक के लिए, भाई ताकि उनका मटेरियल और उसमें गाटर पट्टी वगैरह बच जाए। सोमवार तक का टाइम लगेगा। पुलिस ने बहुत मुस्तैदी ड्यूटी करी है। ये पंचायत का सरेआम रास्ता था और कोर्ट से के आदेश भी थे इसको बेदखली करने के लिए। एक मकान बना हुआ पक्का, हमने पीछे वाला जो पोर्शन है वो तो गिरा दिया है और गरीब आदमियों की और सरपंच साहब की रिक्वेस्ट होने के कारण इसको 3 दिन का समय दिया गया कि अपने आप ही उसको निकाल लेंगे। वो देखो इतनी मंजिल है, तो सोमवार को 10 बजे तक ये लोग हटा देंगे। और ये मेंबर साहब साइड में है, सरपंच साहब हैं सारे, इन्होंने समय मांगा है। पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। हम आपको ये तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की दिखा रहे। विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर को जो रास्ता जाता है उस पर 2 मंजिला मकान बना रखा था। कोर्ट का सहारा लिया गया और फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। इस पूरे मकान को गिरा दिया गया। नूंह का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने जो रास्ता मंदिर का था उस पर 2 मंजिला मकान बनाया था, लेकिन अब कार्रवाई के तहत मकान पर बुलडोजर चला दिया गया और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।